गांधी गांधी हवाओं में गूंजता है। गांधी इस पूरे वातावरण में सत्य अहिंसा उसकी न्यूयॉर्क से लेके भारत तक। सच में बात है कि 10 वर्षों में चारों तरफ यही बदनामी आरएसएस की थी। दोस्तों, गोरखपुर से चल करके देवरिया जनपद में इस समय एबी न्यूज की टीम आई हुई है। घोड़ीपुर कुंड कला ये ग्राम सभा है जो पथरदेवा विधानसभा में आता है। खुशी की बात यह है कि ये हम एक ऐसे उद्यान के पास खड़े हैं जिसे गोरख उद्यान के नाम से जाना जाता है, और ये वही उद्यान है जो आसपास के हजारों लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। आज जब जिस तीव्र गति से जल, जंगल और जमीन कहीं ना कहीं खाली होते जा रहे हैं, वैसे स्थिति में इस देवरिया जनपद में ये जो गोरख उद्यान है वह अपनी अलग छवि सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि मंडल स्तर में इसकी एक पहचान बनी हुई है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल से, जो हम लोग इनसे इस उद्यान को भी चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो चुनावी विमर्श बहुत दिनों से चल रहा है, देश में उठा पटक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। वेलकम। क्या कहेंगे जो कि इस उद्यान को लेकर के ये तो बहुत ही बढ़िया काम है कि कम से कम हजारों लोग ऑक्सीजन पा रहे हैं। जी, सभी सुनने वालों को पहले मैं प्रणाम करता हूँ। ये उद्यान 88 से बनना प्रारंभ हुआ है और लगभग इसमें 40 बरस पूरा होने वाला है, और आज इसमें 10,000 पेड़ लगे हुए हैं। और हमारी माँ जो है योगियों की बहुत उपासक थी, उनका सेवा शुश्रूषा करती थी, अब तो नहीं है। तो और उनके पास जोगी भरतश्री की और जोगी गोरक्षनाथ की, इनकी सबकी पुस्तकें थी। तो उनके नाम पर इस उद्यान का नाम योगी वन उद्यान रखा गया है। चूंकि इसमें 10,000 पेड़ हैं और इसमें 50 वृक्ष भी लगे हुए हैं, जिसमें सभी ऑर्गेनिक खाद पड़ी है, और बर्मी कंपोस्ट जोगी जी के यहाँ से मंदिर का बर्मी कंपोस्ट पड़ा है। इसमें कोई इनऑर्गेनिक या केमिकल खाद नहीं पड़ा है। और यह उद्यान चाइना बॉर्डर से 3000 किलोमीटर नॉर्थ में चाइना बॉर्डर है, यहाँ से ठीक 3000 किलोमीटर पर है। और जब कभी एटॉमिक अटैक का कभी कुछ हुआ तो उस रेडिएशन की केस में यहाँ हजारों पुलिस के लोग इसमें छिप सकते हैं, जहाँ रेडिएशन का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी जंगल का महत्व बहुत बढ़ गया है इस जोगी उद्यान का, और यहाँ 2000 लोगों को ऑक्सीजन पर डे मिलता है इस उद्यान से। ये बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं और चौड़ीकरण के नाम पे सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ को अंधाधुंध कटाई हो रही है, वैसे स्थिति में ये जो पेड़ और ये जो बगीचा बचा हुआ है ये बहुत ही अमृत जो है कि प्रूफ हो रहा है। सर, अक्सर आप राजनीति को लेकर के बड़ा आक्रामक हो जाते हैं जी, और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 अभी बीता है जी, और चुनाव के जो तारीखें, जो परिणाम आए वो कहीं ना कहीं उलट हो गया। कहा जाता था 400 पार, और पता नहीं इस समय आज सरकार बचाना भी मुश्किल हो गया। क्या कहिएगा इस पे? अब एक तो 400 पार देखिए, हम सरकार और राजनीति में उग्र नहीं रहे, कभी भी हम मनुष्यता की लड़ाई लड़ते हैं। मेरा वो 59 साल का जीवन इंसानियत के लड़ने के लिए, और हिंदू मुसलमान में किसी तरह दरार न पैदा हो। ये मुल्क जो है, ये मुल्क बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है, रैदास का है, विवेकानंद का है, ठीक है ना, गांधी का है, सावित्रीबाई फूले का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है, और क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे अनगिनत, उद्धम सिंह और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों का ये मुल्क है। किसी मजहब और किसी जाति का मुल्क नहीं है। 70 वर्षों में इस देश के पॉलिटिशियंस जो माननीय हैं, जो सदनों में बैठते हैं विधायिकाओं में, इतनी नफरत घोला है इन लोगों ने, और इतनी वैमनस्यता घोली है इंसान के अंदर जो है। आज कुछ बच गया है, और आप 400-500 रट लगा रहे थे, खजड़ी बजा रहे थे। 400 क्या, 400 पार होता है। मेरा बनारस काशी क्रांति, मैंने एक स्लोगन दिया था, और मैं 21 को बनारस में था, सत्याग्रह कर रहा था माइक के साथ। मैंने कहा था नरेंद्र मोदी की महापापी सत्ता का पतन होना चाहिए। महापाप इन्होंने किया है। मैं इस कैमरे पर आज बहुत वहां गिनाया हूं। अब पुरानी कहानी, इनकी सत्ता का पतन हो चुका है, पूरी तरह सत्ता का पतन। लेकिन अभी तो जो जोड़ तोड़ करके समीकरण बैठा करके अंततः उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले लिया है। तो ये क्या हुआ प्रधानमंत्री की शपथ ले लेना? तीसरी बार हो, चौथी बार ले लें, मनुष्यता का कत्ल करके शपथ ले रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी आइडियोलॉजी
मुसलमानों का रिजर्वेशन वो काट के उनको दे रहा है। अभी कह रहे थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, अब उन्हीं मुसलमानों के रिजर्वेशन वाले चंद्रबाबू नायडू और न जाने कितने लोगों के साथ, नीतीश के साथ आप पैक्ट करने जा रहे हैं, थूक के चाट रहे हैं जमीन पर। सत्ता की इतनी भूख हो गई है नरेंद्र मोदी से, मार दो ऐसे ठोकर सत्ता को। सत्ता मैंने क्या होता है भाई? सत्ता इंसानियत से और वसूल से बड़ी होती है। कोई वसूल नहीं है। सत्ता के भूखे नरेंद्र मोदी हैं। मनुष्यता का कत्ल किया है इन्होंने, और इन्होंने जनता के पेट को अतड़ी निकाल दिया है। आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर कोई दुनिया का मुल्क टैक्स लगाया है? इतिहास में बताएंगे? मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं। एक उदाहरण बताइए। प्राइस कंट्रोल का मेरे पास नजीर है और शासकों का नाम पता है। आपने छोड़ा है पथकर, आपने लगा दिया, जब गाड़ी हमारी जाएगी तो पथकर लेंगे। क्या होता है? जमीन हमने दी, बनाया हमने, सड़कें कि कौन कहता है कि तुम पथकर लो? क्यों पथकर लेते हो? तुम्हारी बाप की सड़क है क्या? जमीन तुम्हारी बाप, अपने बाप के यहां से लाए हैं? ये 545 पथकर क्यों? कैसे सदन चल रहा है हिंदुस्तान का? क्यों नहीं सदन को उखाड़ के फेंक देते? अब ये जब नरेंद्र मोदी पथ पर इतना पथकर क्यों लगाता है सदन के रोड के ऊपर? कैसे लगाया? किसने कहा कि आप 100 रुपए 150 रुपए एक टोल पर ये हम यही देख कर देने के लिए पैदा हुए हैं? शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर इतनी महंगी किराया किसने किया? ये गिड़गिड़ाती हुई इसकी सत्ता पतन की ओर बढ़ती हुई, पतन तो हो ही गया। जिस बनारस में 4 लाख 6 लाख से मोदी जीतते थे, वहां 1.5 लाख जिताया गया है मोदी को। मोदी को उसी दिन पतन समझ के सत्ता मार देना चाहिए। पर तो ठीक है, खत्म हो गई सत्ता। जिस राम को लेके न जाने क्या क्या किए, न अंधविश्वास पाखंड में इस मुल्क को झोंका, ज्ञानवापी की खुदाई करवा दिया, अल्लाह और शिव को जमीन के नीचे खोदने लगे। वो मोहब्बत और दुनिया की सांस्कृतिक नगरिया है। वो बुद्ध के प्रथम उपदेश की नगरी है सारनाथ, जहां से दुनिया को उन्होंने सत्य, अहिंसा और पीस का मैसेज दिया था। वो नगरी है कबीर की नगरी है, वो रैदास की नगरी है, प्रेमचंद्र की नगरी है। समझ गए ना? वो नगरी, रुकिए, बिस्मिल्लाह खां की नगरी है। गंगा बहती है, मुसलमान हिंदू दोनों वहां एक साथ नहाते हैं। आज तक ज्ञानवापी का इशू नहीं था। आपके 10 साल के अंदर बनारस पहुंचते पहुंचते आपने आग लगा दिया। और देखिए, आज मैं आपको एक और बात बताता हूं। मोहन भागवत जैसे आरएसएस के व्यक्ति, जो सनातन से जब से आरएसएस का उदय हुआ है, किस तरीके से किस लीक पर जा रही थी, आज उनका बयान है, गोरखपुर में टिके हुए हैं। कल का बयान में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि नागालैंड में, मणिपुर में 1 दशक पीछे सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन 1 दशक के अंदर वहां कैसे क्या अब इस तरह से आगजनी हत्या और इस तरीके का वहां नरसंहार आक्रोश हुआ है, अब पैदा किया गया है। ये ठीक करना चाहिए। ये मैसेज नरेंद्र मोदी जी के सामने है। नरेंद्र मोदी की नजर के सामने जल रहा था। बेटियां को निर्वस्त्र करके, महिलाओं को निर्वस्त्र के स्तन काटे जा रहे थे। सेना खड़ी हुई थी। क्या करना चाहते हैं? मेहदी और जो है कुकीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। ये देश के एक हिस्से का, एक पार्ट का, इंडिया के हृदय का हिस्सा था। वहां इस तरीके का प्रधानमंत्री बैठे हुआ है, दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठी हुई हैं। कैसे चल रहा? और जब उन्होंने भागवत जी ने सवाल खड़ा कर दिया है और इनको बताया है कि पिछले 10 वर्षों में सब कुछ हुआ है, ये नरेंद्र मोदी का नाम नहीं उन्होंने लिया है। ये नरेंद्र मोदी के जमाने में हुआ है। नरेंद्र मोदी की सत्ता, मैंने चिट्ठी भी लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, आप ना करिए, छोड़ दीजिए जो भी बात हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को या तो इस्तीफा देना चाहिए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छीन लेना चाहिए सत्ता इनसे। आप हिंसा कराएंगे? मणिपुर में पीएम के सामने हिंसा हो रही थी, दुनिया देख रहा था, दुनिया ने उस पर कमेंट किया। हरियाणा के अंदर वही सेम चीज दोहराया जाने लगा। कान में खूंटी अंगुली डाल के आप बैठे हुए थे, नजर नहीं आ रही थी। किस बात के लिए? फिर चुनाव लड़ने किस बात के लिए गए? मनुष्यता मरेगी, चुनाव लड़ेंगे। किसके लिए चुनाव? किस बात के लिए चुनाव? और आज वो तो आप कह रहे हैं कि सत्ता बना लिए। मैं पुनः आपके मीडिया से कहना चाहता हूं कि सत्ता कितने दिन चलेगी? इनकी सत्ता, इनका जो डिक्टेटरशिप था, उस डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी पूरी तरह हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। वो बेमतलब का बैठे हुए हैं, प्रत्येक एक के बाद एक वहां रंजिश और युद्ध और गेम खेला जा रहा है। प्रतिपक्ष 2 खिलाड़ी लगे हुए हैं कि इनको गिराएं, और वो खुद लगे हुए हैं कि इनको सबको हम ठीक कर दें। वो सभी को जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता शीघ्र ही मर जाएगी। अगर देखा जाए तो जो आरएसएस के प्रभाव में बताया जा रहा है कि मोदी लगातार काम कर रहे हैं,
तो उनके बयान भी बहुत इसी तरीके के टेढ़े आ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, सांप्रदायिकता वाली बात फैली जा रही है, समाज में जहर घोला जा रहा है। आज इस समय मोहन भागवत के विचारों में जो तब्दीली आई है, जो कहीं ना कहीं नरमी आई है, क्या ये चुनाव का परिणाम? नहीं, वो कोई चुनाव का परिणाम भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरे के कंधे पर दूसरे का हथियार खेला जा रहा था। और बदनाम, सच में बात है कि 10 वर्षों में चारों तरफ यही बदनामी आरएसएस की थी। और अंत में आते आते नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि वन मैन शो हो गया पूरा देश की राजनीति, पूरी पॉलिटिक्स। वो आरएसएस से भी, आरएसएस के निकले, आरएसएस की खेती के फसल है, लेकिन आरएसएस को भी छोड़ा, सबको छोड़ा। और पूरे की भाजपा है क्या है यार? आप हमें बता दीजिए कि पुराने भाजपा का एक राजनाथ जी को छोड़ के, और वो भी किस लोभ में, किस तरीके से, कितना आपने सबको, जितने पुराने लोग थे भाजपा के, भाजपा से इस दल का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी का अपना विचार है, अपनी आइडियोलॉजी है, डिक्टेटरशिप है। उनको नफरत फैला कर काबिज रहना है सत्ता के अंदर। उनको ये दिखाना है कि विकास हम इस तरीके से कर रहे हैं। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन में अपने जीवन की तलाश करते हो, जिस मुल्क में 22 करोड़ लोग कुपोषित हो, जिसमें 70% बच्चे हों जिनकी तरकारी पानी में बनती हो, जिनको दाल नसीब नहीं हो, पानी रोटी नमक खाते हो, उस मुल्क का प्रधानमंत्री किस तरह की बात करता है? कॉरपोरेट को पूरे हिंदुस्तान को सौंप दिया है। 12 लाख करोड़ रुपया एक आदमी अडानी के पास है, छीन क्यों नहीं लेता? ऐसे पूंजीपतियों का कहां से पैसा इनका आया है? सत्ता में आते ही छीनना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसे चल भी नहीं सकता। मैं बता दूं, 15 अगस्त तक टोल नहीं खत्म किए, आटा चावल गेहूं दाल तेल चीनी पर टैक्स नहीं खत्म हुआ पूरी तरीके से, जीएसटी 16.5% इन्होंने नहीं किया, शिक्षा चिकित्सा रेल संचार एक समान फ्री का ऐलान नहीं किया, और डीजल पेट्रोल सीएनजी 50 रुपए का माल, शर्म नहीं आती? तुम 100 रुपए में बेचते हो हिंदुस्तान के अंदर। जो गैस सिलेंडर 400 में बिक रहा था, वो 1200 में बेचने की क्या जरूरत थी? किसने कहा 1200 में? क्या 545 सांसदों ने कहा कि ये काम करिए? किसी ने नहीं कहा। क्या 142 करोड़ लोगों ने मांग किया? लोग फटे हाल हैं, लोगों का एक एक मिनट जीना मुश्किल है। मजदूर और किसान, उसके यहाँ एक पैसा नहीं है। जब तुम इतनी महंगी शिक्षा दोगे, इतनी महंगी दवाओं को दो, से कम 10 सत्याग्रह टोल पर आप गोरखपुर में आपकी मीडिया देखी होगी, यदि होगी, कि किस तरीके से हमने टोल के ऊपर सत्याग्रह किया था, किस तरह भारी फोर्स लगा के ये पुश बैक कर रहे थे। लेकिन मैं ज्ञापन देने गया था,
जानना चाहते हैं कि जब पे हमारे भारत पे राज कर रहा तो उन लोगों ने भी इतना ज्यादा बेरुखी नहीं दिखाई होगी कि कोई व्यक्ति, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कोई समाज सेवी व्यक्ति जनहित में अगर 100 से अधिक लेटर लिख रहा है और उसके जवाब का कोई संज्ञान नहीं कोई जवाब, ये बड़ी बात है कि आखिर सिस्टम का दावा दम भरने वाले लोग क्या कर रहे हैं। सर, क्या अगर देखा जाए तो जो इस समय का माहौल बना हुआ है राजनीतिक समीकरण की बात, जी, तो क्या लगता है बदलाव होगा? 30 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ढह जाएंगे, नहीं 30 दिन के अंदर ढहे और कुछ चालबाजी करेंगे तो 1 आध महीना और चलेंगे, और भी चल सके और तोड़ फोड़ किए और भी खुराफात किए तो थोड़ा और ढहेंगे, लेकिन इनको पूरी तरीके से जमीन में दफन हो जाना है। इनके पाप, महापाप के कर्म, गरीब न जाने कहां दफन हो गया है। छोटे से आदमी बटोर के हिंदुस्तान में पैसे कब्जा कर लिए हैं। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन किए थे उस दिन याद नहीं आया? आधी रात को धोखे से जनता से पूछे बिना शपथ ले रहे हैं सदन में कि हम जनता के सामने समस्या लाएंगे, बात करेंगे। जिस दिन आधी रात को आपने लॉकडाउन लगाया था और ट्रेनें बंद कर दी और जहाज सब बंद हो गई और जगह जगह इंसान, गरीब मजदूर अहमदाबाद से लेके बॉम्बे के महानगरों में मरने लगा, उसका कोई ऑडिटिंग का आंकड़ा नहीं है। उस दिन आपको नहीं समझ में आया? मैंने घुटनों के बल चलते हुए, रेंगते हुए लोगों को देखा है। पानी और खाना के अभाव में कितने लोग मर गए कि कोई आंकड़ा नहीं है। न कोई मीडिया सड़क पर थी, न कोई पुलिस था। लाशें फेंक दे जा रही थी गंगा के अंदर और नदियों के अंदर। मोदी का कोई ऊपर महापाप का लगा हुआ है। जितने दिन चल सकते हैं वो चल लें, लेकिन न इनके अंदर ह्यूमैनिटी है, न इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ा है, न डेमोक्रेसी आबाद है। महाराष्ट्र से लेकर और कहां कहां तक कैसे महाराष्ट्र की एक चलती हुई सरकार को कत्ल किया गया इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर। जो लोग देखा कि किस तरह से नागपुर, इंदौर से लेकर और व्हाइट आसमान से डेमोक्रेसी का नियंत्रण हो रहा में जाकर विश्वास है तो उसकी हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का कब हमको वोट देंगे, हमारे ऊपर कर लगाएंगे। अरे ऐसी डेमोक्रेसी जनता को बेईमानों सड़क पर लाना चाहिए। और जनता जब तक चलूंगा सदन पर 15 अगस्त को वह स्वतंत्रता दिवस है। यदि वो बच गए, आबाद बच गए और लाल किले पर तो इनको पहुंचना नहीं चाहिए। शर्म होनी चाहिए कि लाल किले उन वंशजों के बनवाए हुए हैं, उस वंशजों का बनवाया हुआ है जिसके ऊपर तुम्हारे भीतर गंदी एक बात बैठी हुई है। तुमने बीच में यह भी उठाया कि उसका नाम हम सुभाष चंद्र बोस रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस की तौसीफ करते, सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के दिल में बैठे हुए हैं। और वो किला आजादी और स्वतंत्रता पहला दौर तक है। 1857 का जब बिगुल बच चुका था तो बहादुर शाह उसी किले में और उसकी जीनत पहल पत्नी बैठी थी। उसने कहा कि बादशाह अब तलवार उठाइए। उसने कहा कि नहीं, हमारी भुजाओं में ताकत नहीं है, हम तलवार नहीं। ये सावरकर की पुस्तक का चिंतन कर रहा हूं। तब उसने कहा कि नहीं बहादुर, आज भी हिंदुस्तान आपके ऊपर विश्वास करता, आप उठाइए। तब उसने तेजा उठाया था और क्रांति की पहली कदम वहां से लड़ी, पहला संग्राम वहां से लड़ा। पहली प्रोसीडिंग वही हुई थी। वो आजादी का वह किला है जो न जाने कितने सदियों तक पड़ा रहेगा। उस पर भी तुमने सवाल खड़ा किया और बेशर्म कहीं के जाते हो सदनों के। बेशर्मी की पराकाष्ठा है क्या आपके अंदर? आपको लोगों से मोहब्बत नहीं है, आपको स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ने से मतलब नहीं है। नहीं मतलब है तो ICHR जैसी रिसर्च की इंस्टीट्यूशन है, सैकड़ों हिस्टोरियन उसके मेंबर हैं। एक को अपने साथ रख के क्यों नहीं करते? जुबान लड़खड़ाते लड़खड़ाते कहां लड़खड़ा जा रही है। गांधी को कहा कि गांधी को 70 वर्षों में प्रचार करना चाहिए था, गांधी को दुनिया में जाना चाहिए था। उनको पता है कि गांधी दुनिया के 9 अरब लोग जो पढ़े लिखे जानकार हैं गांधी का नाम जानते हैं। दुनिया के 100 से देशों में जिसने आसमान में खड़ी है। गांधी सबके अंदर सत्य और अहिंसा के लिए जाना जाता है। इनको पता ही नहीं है क्या? इनको पता नहीं है कि 1925 से ही रेमजे मैकडोनल्ड लेबर पार्टी का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, वो कांपता था गांधी से। इनको पता नहीं कि इरविन की वायसराय हाउस में बैठा इरविन थर गांधी से कांपता था 1929 में। इनको पता नहीं है कि गांधी क्या शख्सियत थी, पता नहीं है। उस महान वैज्ञानिक ने कहा था कि हाड़ मांस के अंदर जो शरीर पड़ी है उस पर भरोसा नहीं होता कि ये कोई इंसान और आदमी का हाड़ मांस का बना शरीर होगा। गांधी से बड़ा स्थिति पर कोई बता दे
मैं नहीं, आत्म ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गांधी यहाँ के हैं और गांधी यहाँ के नहीं है। सत्य और अहिंसा, बुद्ध और गांधी यदि कहीं है तो वह गांधी दुनिया के हर मिट्टी के हर हिस्से में गांधी बैठे हुए हैं, मंडेला बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। इनको इनको प्रचार, आपके भोंपा से प्रचार, आप जैसे मीडिया मैन लेके घूमते हैं, इस तरह मीडिया मैन गांधी को चाहिए। गांधी हवाओं में गूंजता है। गांधी इस पूरे वातावरण में सत्य अहिंसा, उसकी न्यूयॉर्क से लेके भारत तक, और इधर आप जाएंगे चाइना से लेके पूरब तक, और जापान से लेके पूरब तक, और अमेरिका तक, कनाडा तक गांधी हर विश्व के नागरिक 9 अरब लोगों में जो पढ़े लिखे हैं दिल में गांधी बसता है। इस तरह की फिजूल ऐसे आदमी को हम पीएम झेल रहे हिंदुस्तान की कुर्सी पर, न जाने कैसी डेमोक्रेसी में कितनी बड़ी फॉल्ट है, और इनको लोगों ने कुचल दिया है। लोगों ने इनको कुचल दिया है, नफरत को, और किसी पक्ष को नहीं मानता। ये विपक्ष वाले उतने ही दोषी हैं जितने नरेंद्र मोदी हैं। यदि पेट पर टैक्स लग सकता है तो ये टैक्स लगा क्यों? सदन चल कैसे रहा है इतने दिनों तक? ये चुनाव में दगाबाज, 22 में लगा है चुनाव, ये दगाबाज चुनाव में क्या करने आए थे विपक्षी? ये सभी धूर्त हैं, और चापर ले ले और हेलीकॉप्टर ले ले, चुनाव लड़ने बात करने आए हैं। नीचे हेलीकॉप्टर के कौन कितना पेट, कितनी हथड़ी क्या है? मजदूर चलिए देखिए 400 के लिए किस तरह शहीद हो रहा है, मर जा रहा है इस धूप के अंदर। मैं इस गांव में आया हुआ हूं, मैं देखिए, मैं इसकी किसी भी क्रूर की हुकूमत, नरेंद्र मोदी की ही नहीं, जो भी इस तरह की टैक्स लेके आएगा उसको मैं एक क्षण नहीं चलने दूंगा। सदन जितना उसके बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, उसका है उतना मेरा है, और मैं वो सदन में घुसने का अधिकारी है, मैं सदन के बाहर बैठने का अधिकारी है हूँ। टैक्स अपना वापस ले ले खाने पीने पर, रोड टोल टैक्स खत्म कर दे निजी गाड़ियों पर, और नहीं तो बाया एंड फ्रो दोनों तरफ एक लेन फ्री कर दे, ताकि जिसके जेब में पैसा नहीं हो वो भी गाड़ी लेके जा सके। 80% लोगों के पास लोन कर्ज लेकर, उधार लेकर आदमी से गाड़ी खरीदा। तुम्हारे गुंडे कागजा क्यों खोड़ा? किसने कहा कि गुंडों गड्ढे खो रहने का? सब तोड़ दूंगा, सारा तोड़ दूंगा, बिल्कुल तोड़ दूंगा। इसका जेल खाना ले गया तो इसके जेल खाना का भी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तब तक बजाऊंगा जब तक मेरे अंदर कोई दोष नहीं निकाल देता। तो गांधी ने बहुत सारे सुझाव रखे हैं, बिल्कुल ये सारे विचारणीय हैं, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक पीएचडी स्कॉलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह से, तो बिल्कुल इस पर कंसीडर करना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय कमेंट्स जरूर दें।